अच्छा, PFI के ख़िलाफ़ जिनके एक्शन है किस वजह से, और भी दूसरी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट ये PFI को ही क्यों लगातार निशाने पे ले रहे हैं, इतना सारा इल्ज़ाम इन पर? देखिए, और कौन सी तंजीम है, सब तंजीमें तो सरेंडर हैं। आपको याद होगा कि एक जमात इस्लामी ने एक तंजीम बनाई थी सिमी अलीगढ़ में। जब उस पर बैन लगा तो जमात इस्लामी ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो बच्चे जाने 10 साल 20 साल तक जेलों में रहे। उसी में के कुछ लोग PFI में गए। तो वो जो मुझे लगा कि अब जमात इस्लामी ने ताल्लुकात इमरजेंसी के ज़माने में RSS से बहुत करीबी कर लिए थे जी, और जेल में साथ थे, और मैं वो सारे वाक़यात जानता हूँ। तो ये तो बच गए। अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जहाँ से इनके पास चीज़ें थीं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे उसे इस्तेमाल कब करना है। तो BJP की सरकार को, RSS को मालूम है कि कौन सा छर्रा किस नंबर पर कब इस्तेमाल होगा जी। तो ये जो PFI है, क्योंकि लेफ़्ट के लोग भी इनसे खुश नहीं हैं और लेफ़्ट इनके साथ साथ नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस भी उनके लिए, कांग्रेस भी उनसे खुश नहीं है, इसलिए इनको ये बेहतरीन काम मिल गया है। अब सरकार अगर ईमानदार है और अदालतें अगर ईमानदार हैं, जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। जिन मज़लूमों को अब फंसाया जाएगा वो मेरे लिए तशवीश की बात है, और वो सन 2024 तक। क्या लगता है, जैसे कांग्रेस की जब सरकार थी, इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा, सिमी के नाम पर बहुत से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था, बाद में सब सुप्रीम कोर्ट से बेगुनाह साबित हुए। तो अब क्या PFI के नाम पर या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके मुस्लिम नौजवानों को उठाया जाएगा उसी तरह? बिल्कुल। मैंने कांग्रेस में उस वक्त में मेरा पार्लियामेंट था, शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे, 400 से ऊपर मैंने केसेस सबमिट किए थे पार्लियामेंट में, और कोई 10 साल से कोई 15 साल से जेल में था, और मेरी लड़ाई कांग्रेस से इसी बात पर थी जी। मैंने बहुत से मुकदमे भी लड़े। ये अलग बात है कि मैंने कभी भी किसी अखबार में बयान नहीं दिया, क्योंकि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहा था। और बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो मेरे कोशिशों से बाहर आए, कि दुआओं के सिले में मैं आज भी ज़िंदा हूँ। नहीं तो मुझे इस बीमारी के बाद इतने दिन ज़िंदा रहना शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। और तो वो सारे तमाशे तो कांग्रेस के ज़माने में हुए और सिमी के नाम से हुए जी। इसी को मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि अब PFI जो नाम से ये तमाशे फ़िलहाल नहीं रुकेंगे, और ये मज़लूम बच्चों की गिरफ़्तारियों का सिलसिला बंद नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो बड़े बड़े वकील हैं और वो अदालतों में इनको इंगेज करना चाहिए, इनके ज़िम्मेदारों को जी। और अदालत से कहें कि दोनों साइड दिखाई जाए, और मीडिया को ये चाहिए कि जो जालिम हैं उनको सज़ा दिलाएं, जो मज़लूम हैं उनको छुड़वाएं। ये इलेक्शन का पहलू न बने। कोई जमात आपके पास ऐसी मुस्लिम जमात नहीं है जो डरी हुई ना हो, और जिसकी क़ुव्वत इतनी हो कि उसकी बात लोग सुन सकें। मैं तो बहुत दिनों से इस बात को कहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में इज्तिमाई क़यादत की ज़रूरत है। अब इनफरादी क़यादत की हैसियत में एक शख्स नहीं है, ना कोई मौलाना आज़ाद है, ना हिफ्ज़ुर रहमान है, ना अली बिरादर। सर, इज्तिमाई क़यादत तो है ना जो दावा करते हैं जमीयत उलमा या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत कोई जमात है मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसका मेंबर रहा हूँ, लेकिन कहा गया कि शायद निकाल दिया गया हूँ। तो आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई? हाँ, मुझे मालूम हुआ, मुझे खबर नहीं आती है। और रहा जमात का सवाल, एक जमात दूसरी जमात पे सबकत हासिल कर रही है जी। मैं तो सियासी जमातों से भी मायूस हूँ, क्योंकि सियासी जमातें भी अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है।
अब सवाल सिर्फ ये है कि इस मुल्क में मुसलमान ख़त्म तो होगा नहीं, उसको फैसला करना है कि वो इक्वल शहरी की हैसियत से रहना चाहता है या ग़ुलाम की हैसियत से। आज के दिन हिंदुस्तान का मुसलमान इतना खौफज़दा है कि वो ग़ुलाम की हैसियत से इस मुल्क में रहना चाहता है, और ये वो एजेंडा है जो 1923 में सरवारकर ने तैयार किया था। आज वो वहाँ खड़ा है क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं बदली। कांग्रेस जो गांधी, नेहरू और आज़ाद की सोच थी, उसने अपनी आइडियोलॉजी ख़त्म कर दी और उसने कहा कि भाई मुसलमान कैटलिस्ट है, इसके साथ आओगे तो हिंदू वोट भाग जाएगा। मैंने तो कांग्रेस के लीडरों से ये बात कही पिछले महीने कि आप बग़ैर मुसलमान के वापस नहीं आ सकते। आपके पास 10% हिंदू वोट बचा है, उसको बचाने के लिए 20% मुसलमानों को बकरा बनवा रहे हैं आप। अगर आप सच में मुसलमान के लिए खड़े हो जाएं, उस कॉन्सेप्ट को लेके, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुसलमानों ने 15 अगस्त सन 47 को अपना झंडा, हरा झंडा फेंक दिया था और तिरंगा बनाया था, उसने किश्तियाँ जला दी थी, उसको बेसहारा छोड़ दिया आपने। अगर उसके साथ आप खड़े हो गए तो कम से कम 44 के बजाय 144 सीटें आएंगी आपकी। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। ये यात्रा निकल रही है, इसमें सोशल सिविल सोसाइटी के बेपनाह लोग जुड़ गए, मुझसे कितने लोग मिले हैं। तो ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इसमें आवाम जुड़ गई है। लेकिन कांग्रेस अभी भी ये कर रही है कि मुस्लिम इलाकों से अवॉइड कर रही है यात्रा में भी। जी, आप गौर कर लीजिएगा, आप तो मीडिया बनाए गए हैं जी, आप मीडिया में देख लीजिएगा, राहुल गांधी की फ़ोटो मुख्तलिफ लोगों के साथ आती है जी, मुसलमान के साथ नहीं आ रही है। एक बच्ची, छोटी बच्ची हिजाब किए हुए वो आ गई तो फ़ौरन अटैक हुआ कि साहब देखिए हिजाबन। नतीजा हुआ कि तो नतीजा हुआ कांग्रेसी फिर भागे। उनका भाई अब तो साहब ये बच्ची भी मुसलमान साथ नहीं रखी जाएगी, भूले से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जब ऐसी डरी सहमी हुई सियासी हुकूमत होगी तो इस मुल्क को कौन बचाएगा? भारत जोड़ो यात्रा से बचने वाला नहीं है देश। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस, मैं तो सियासी एतबार से तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि कोई चांस नहीं है जी। क्योंकि जो भी स्पेस कांग्रेस का था वो कमज़ोर हो रहा है, उसको सियासी पार्टियां, दूसरी पार्टियां सो कॉल्ड सेकुलर छीन रही हैं, रीजनल पार्टियां जो जी। केजरीवाल इसमें लगे हैं कांग्रेस का स्पेस छीन लो, मायावती इस चक्कर में है, तेलंगाना का कैसे यार इसी चक्कर में है। कोई ऐसी पार्टी बताइए जो बीजेपी का वोट छीन रही हो। शिवसेना थी, उसको खरीद लिया तो वो भी इधर ही का वोट लेके छीन लिया। 20% उनका कैडर है जी, और 20% इन्होंने तैयार की है अपनी कौम, वो जो हमसे नफरत करती है। तो 40% वोट जब तक ये मिलेंगे नहीं, वो बीजेपी को उतार नहीं पाएंगे। ये जो सिविल सोसाइटी है जब आगे आ रही, हालांकि दुनिया में ये वाहिद मुल्क है बेशर्मों का कि नौकरियां चली गई, कारोबार बंद हो गए, किसान सड़क पे आ गया, नौकरियां, बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये दुनिया की वाहिद मुल्क है, इसकी तारीख़ है। हिंदुस्तान की तारीख़ अगर आप देख लीजिए जी, हम बड़े डींगे मारते हैं। मतलब पहले भी यहाँ की तारीख रही कि हुकूमती वक्त के खिलाफ लोगों ने नहीं, यहाँ का तरीक़ा ये रहा, किला फतेह तो मुल्क फतेह जी। उनका किला फतेह हो गया, मुल्क फतेह हो गया। लोग कभी एग्रेसिव नहीं हुए अपने आवाज़ के लिए। ये तारीख़ है जी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही बुरा मामला आ गया है, लेकिन सिविल सोसाइटी से और आपके सोशल मीडिया से कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ कौन चीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, ये उनकी गद्दी की लड़ाई है। एक अकेली कौम है जिसके वजूद इस मुल्क में क्या होगा, इस मुल्क में हम किस हैसियत से रहेंगे, ये सबसे बड़ा मसला मेरी कौम का है। मेरे साथ थे मारूफ सियासी दानिश्वर, रहनुमा और राज्यसभा के साबिक़ MP जनाब मोहम्मद अदीब साहब। उनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। ख़ास तौर पर उन्होंने 2 बातें की कि अब PFI के नाम पर 2024 तक लगातार मुस्लिम नौजवानों को परेशान और हरासा किया जाएगा, और सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तान का है मुसलमानों के, उम्मत मुस्लिमा के वजूद का, कि उनकी हैसियत इस देश में क्या होगी।
कैमरामैन तमन्ना के साथ मुस्तफा कासमी। आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।